तेजस ने सावधानी बरतते हुए कई दिनों तक उस भेड़िया दानव का निरीक्षण किया। 5वें दिन तक भेड़िया दानव की रक्तरेखा शक्ति मुख्यतः अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी। इससे तेजस को एक योजना सूझी। अब उसे चौथे क्रम के भेड़िया दानव को ढूंढकर अपनी साधना में सफलता हासिल करनी थी। लेकिन यह उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। चौथे क्रम का भेड़िया दानव तीसरे क्रम के दानव से काफी अधिक शक्तिशाली होता है। सिर्फ एक क्रम का अंतर होते हुए भी उनकी ताकत में बड़ा अंतर होता है। तीसरे क्रम के भेड़िया दानव लगभग 0.9 मीटर लंबे होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, जबकि चौथे क्रम के दानव एक पूरे सिर से अधिक बड़े होते हैं और उनकी ताकत और भी ज्यादा होती है। चौथा क्रम का भेड़िया दानव 4 या 5 तीसरे क्रम के दानवों को आसानी से हरा सकता था। तेजस के पास उसकी आयुध संप्रदाय की तकनीकें, तेंदुए की चमक और पवन ब्लेड जैसी क्षमताएं थीं, जो उसे चौथे क्रम के भेड़िया दानव का सामना करने का आत्मविश्वास देती थीं। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि वह बिना शोर मचाए उसे हरा नहीं सकेगा। अगर हंगामा हुआ तो वह खुद को उजागर कर सकता था। इसलिए उसके पास 2 विकल्प थे: जंगल में चौथे क्रम के भेड़िया दानव का सामना करना या अपने शिक्षक आदित्य राज से लड़ाई करना। तेजस ने जल्दबाजी नहीं की और अपने सीखने और प्रशिक्षण की दैनिक दिनचर्या को जारी रखा। आदित्य राज के मार्गदर्शन में उसने डेमन महाद्वीप के इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्राप्त की, जो उसकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण थी। आधे महीने के अंदर सभी की रक्तरेखा में सुधार हुआ था और वे सभी पवन ब्लेड छोड़ने में सक्षम हो गए थे। हालांकि बाकी 4 अभी भी तेजस से पीछे थे। आदित्य राज ने घोषणा की, आज से हम एक नई कक्षा शुरू करेंगे, व्यावहारिक युद्ध। केवल वास्तविक लड़ाइयों के माध्यम से ही आप अपने युद्ध कौशल को निखार सकते हैं। यह संकेत था कि आज का पाठ अलग होने वाला था। आदित्य राज ने उन्हें आंगन में बुलाया। आधे महीने की शिक्षा के बाद सभी 5 अपने आप ही रक्तरेखा उत्तेजना अवस्था में प्रवेश कर सकते थे और स्वतंत्र रूप से पवन भेड़िया परिवर्तन की साधना कर सकते थे। लेकिन आज का व्यावहारिक लड़ाई का वर्ग उनके लिए पहली बार था। आदित्य राज ने उन्हें बारी बारी से उन पर हमला करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक राज ने कदम बढ़ाया। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसकी ऊर्जा बढ़ गई। उसने भेड़िए की तरह चीख मारी। उसका शरीर थोड़ा फैल गया, बाल खड़े हो गए और आंखों से नीली हरी रोशनी निकलने लगी। वह एक सामान्य युवक था, लेकिन इस रूप में वह काफी भयावह दिखाई दे रहा था। उसकी शारीरिक संरचना अब ऐसी लग रही थी जैसे उसने जन्म से ही प्रशिक्षण किया हो। आदित्य राज ने उसे निर्देश दिया, मुझ पर हमला करो। एक राज ने गुराहट करते हुए आदित्य राज पर झपट्टा मारा। उसकी गति और ताकत एक साधारण इंसान से कहीं अधिक थी, लेकिन उसकी तकनीक में कमी थी। आदित्य राज ने बस एक कदम बगल में लेते हुए उसके हमले से बचा लिया। तुम बहुत धीमे हो। तुम्हें अपने भेड़िए के पंजों का इस्तेमाल हथियार के रूप में करना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाओ। एक राज ने दोबारा हमला किया, इस बार अपने पंजे से आदित्य राज की छाती की ओर वार किया। आदित्य राज ने एक बार फिर से आसानी से बचते हुए उसे अपने हमले को सुधारने का निर्देश दिया। तेजस ने एक किनारे से आदित्य राज के प्रशिक्षण को गौर से देखा। आदित्य राज हर बार एक ही कदम उठाकर एक राज के हमलों से बच जाते थे। यह स्पष्ट था कि वह लड़के की हरकतों का सटीक अनुमान लगा सकते थे, जिससे उन्हें इतनी आसानी से बचाव करने में मदद मिल रही थी। आदित्य राज ने अपने व्यापक युद्ध अनुभव के साथ एक राज को उसकी गलतियों पर ध्यान दिलाते हुए और उन्हें सुधारने का निर्देश दिया। तेजस को अपने शिक्षक की सूझबूझ और शांत स्वभाव का हमेशा एहसास होता था। पूरे प्रशिक्षण के दौरान आदित्य राज ने अपनी दृष्टि को शांत रखा और एक राज की समस्याओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया। 5 मिनट से भी कम समय में एक राज थकान से हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त हो गया था और उसकी वर्तमान रक्तरेखा शक्ति ने उसे केवल 5 मिनट तक परिवर्तन बनाए रखने की अनुमति दी थी। आदित्य राज ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा, एक राज ने कुछ गलतियां की हैं और समस्याओं का सामना किया है, जिन पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। याद रखें, जब तक आपकी रक्तरेखा शक्ति दूसरे क्रम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक पवन ब्लेड का उपयोग लापरवाही से न करें। यह आपकी रक्तरेखा शक्ति को जल्दी से खत्म कर सकता है, जिससे आपकी पवन भेड़िया परिवर्तन की अवधि छोटी हो जाएगी और आप अधिक कमजोर हो जाएंगे।
इसके बाद आदित्यराज ने दो राज की ओर इशारा किया। तुमने अभी उसकी गलतियां देखी, सावधान रहो। चलो तुम अगली बारी हो। दो राज ने बिना कोई शब्द बोले सिर हिलाया और अपने विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। उसका आकार थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने एक लचीली मुद्रा में खड़े होकर आदित्यराज की ओर हमला किया। आदित्यराज ने बचने की मुद्रा अपनाई, लेकिन दो राज ने अचानक दिशा बदलकर उन पर हमला किया। आदित्यराज ने इस चाल का पूर्वानुमान करते हुए खुद को एक पल के लिए गलत दिशा में फेंक दिया, जिससे दो राज का हमला चूक गया। तेजस ने देखा कि यह एक शानदार छलावा था जिसने दो राज को धोखा दिया। अच्छा प्रयास। तुमने अपनी ताकत बचाकर दिशा बदली, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की हरकतों पर ध्यान देना जरूरी है। चलते रहो। आदित्यराज ने दो राज की तारीफ की। दो राज ने दोबारा हमला किया और आदित्यराज ने फिर से उसकी गति को परखते हुए बचाव किया। दो राज ने अपने विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में 5 मिनट तक टिके रहने में कामयाबी हासिल की, जिससे वह एक राज की तुलना में बेहतर था। इसके बाद 3 राज आए जो केवल 3 मिनट तक ही अपने विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में रह सके। वह कम उम्र का और लड़ाई में अनुभवहीन था, लेकिन इसके शिक्षक ने उसकी प्रगति की सराहना की थी। उसका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। चौथी बारी हिमांशी की थी। उसने आदित्यराज की ओर देखा और पूछा, टीचर, क्या मैं किसी भी तरह से हमला कर सकती हूँ? आदित्यराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुम जिस तरह से चाहो हमला कर सकती हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगी। चलो देखते हैं हमारी नन्ही हिमांशी की युद्ध क्षमताएं कैसी हैं। हिमांशी के प्रशिक्षण के प्रति समर्पण और प्रयास अद्वितीय थे। हिमांशी ने गहरी सांस ली। उसके बाल नीले भूरे रंग के हो गए। उसकी गर्दन के पीछे भेड़िए के बाल उभर आए और उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमकने लगी। वह तेजी से आदित्यराज की ओर बढ़ी। उसकी गति और हमला सुंदर थे, लेकिन वह पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थी। आदित्यराज ने आसानी से उसका पहला हमला चूक दिया, लेकिन हिमांशी ने अचानक हवा में घूमकर एक हवा का ब्लेड निकाला और सीधे आदित्यराज के कंधे की ओर फेंक दिया।